नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाले हार्नबिल उत्सव हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाले हार्नबिल उत्सव वो किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है। जो हार्नबिल उत्सव है वो किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हार्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड का मुख्य उत्सव है। हार्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड का मुख्य उत्सव है। और हार्नबिल उत्सव हर साल 1 दिसंबर को नागालैंड में प्रारंभ होता है। हार्नबिल उत्सव की शुरुआत हर साल 1 दिसंबर को होती है और 1 दिसंबर को ही नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। सारे फैक्ट को एक बार फिर से देखेंगे। हार्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड का प्रमुख उत्सव है। और नागालैंड का स्थापना दिवस जो है वो 1 दिसंबर है। और हर वर्ष 1 दिसंबर से ही, यानी नागालैंड के स्थापना दिवस वाले दिन से ही हार्नबिल उत्सव की शुरुआत नागालैंड में होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश पुर्तगाल था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश पुर्तगाल था। पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा वास्को डी गामा भारत के लिए पहला समुद्री मार्ग की खोज करता है। भारत के लिए पहले समुद्री मार्ग की खोज करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कब करता है, तो 1498 में ये भारत पहुंचता है। 1498 में भारत पहुंचता है। और किस रास्ते से, तो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए। केप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप होते हुए। तो वास्को डी गामा 1498 में अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो भारत के लिए मौद्रिक नीति बनाने का कार्य जो है वो रिजर्व बैंक को सौंपा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। यानी भारत के लिए जो मौद्रिक नीति बनाने का कार्य है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो हड़प्पा काल का जो शहर धौलावीरा था, हड़प्पा काल का नगर जो धौलावीरा था वो 3 भागों में विभाजित था। बाकी जितने भी नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक मुख्य नगर उच्च वर्ग के रहने के लिए और एक निम्न नगर। जबकि धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभाजित था, उच्च, मध्य और निम्न शहर। यानी धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, लेकिन धौलावीरा को छोड़कर हड़प्पा के जितने भी शहर थे वो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित हुआ करते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निर्माण की दृष्टि में इनमें से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। तो निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं वो अग्नेय चट्टानें हैं। निर्माण की दृष्टि से जो सबसे प्राचीन चट्टानें इस पृथ्वी पर उपलब्ध है वो अग्नेय चट्टानें हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत एक संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 315 या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत भारतीय संविधान में एक संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दुमना हवाई अड्डा कहाँ है। तो दुमना हवाई अड्डा जो है वो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। दुमना हवाई अड्डा जो है वो मध्य प्रदेश MP के दुमना में जबलपुर में स्थित है। एक बार फिर से देखते हैं, जो दुमना हवाई अड्डा है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी। तो हुमायूं के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ती है। ध्यान रखेंगे, हुमायूं के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ती है। अगर आपसे कोई पूछे कि किस मुगल शासक के काल में हुमायूं चित्रकला का विकास होता है, तो आपका आंसर होगा अकबर। और किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी, तो आपका आंसर होगा जहांगीर। हुमायूं के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ती है, अकबर के काल में इस चित्रकला का विकास होता है, और मुगल चित्रकला जो थी वो जहांगीर के समय में अपने चरम पर थी।
तो कभी भी अगर आपसे ये पूछे कि मुगल चित्रकला किस मुगल शासक के काल में अपने चरम पर थी, तो आपका आंसर होगा जहांगीर। किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला का विकास हुआ, आपका आंसर होगा अकबर। और किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला प्रारंभ हुई, तो आपका आंसर होगा हुमायूं। और यहाँ यही पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी, तो नींव पड़ी हुमायूं के काल में, नींव पड़ी हुमायूं के काल में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSSO की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSSO की स्थापना 1951 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो हो जनजाति का संबंध झारखंड से है। हो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो हो जनजाति का संबंध झारखंड से है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ग्रेफाइट का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां होता है? तो ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के बैतूल में होता है। ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के बैतूल में होता है। तो ग्रेफाइट की खानें कहां उपलब्ध है? तो ग्रेफाइट की खानें जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल में उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सा हाईवे गुजरता है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, या अब ये टाइगर रिजर्व हो गया है, तो माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। आपसे अगर कोई पूछे कि माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व से होकर NH3 गुजरता है। अब यहाँ यही पूछा जा रहा है कि माधव टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अब टाइगर रिजर्व बन गया है, से होकर कौन सा हाईवे गुजरता है? तो माधव टाइगर रिजर्व से होकर NH3 गुजरता है। माधव टाइगर रिजर्व से होकर NH3 गुजरता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? तो कर्म योद्धा जो ग्रंथ है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है। कर्म योद्धा ग्रंथ जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में जो भारतीय संसद है वो एक नए राज्य को प्रवेश देती है, नए राज्य को प्रवेश देती है। और यहाँ यही पूछा गया है कि भारतीय संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति देने का जो कार्य है वो संसद को सौंपा गया है। भारतीय संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति देने का कार्य भारतीय संसद को सौंपा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला राजकीय वन महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का पहला राजकीय वन महाविद्यालय, जरा ध्यान देंगे इस वर्ड पे, पहला राजकीय वन महाविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश में पहला राजकीय वन महाविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थापित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन है? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के जो रचनाकार हैं वो हर्षवर्धन है। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, इन तीनों नाटकों की रचना हर्षवर्धन ने की थी, हर्षवर्धन ने की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप जो लाहौर है वो फारसी संस्कृति का केंद्र बना। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप लाहौर जो है वो फारसी संस्कृति का केंद्र बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शंस में से लॉर्ड वेडरवन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। पहली बार 1889 में, 1889 में, पहली बार 1889 में, 1889 में बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता लॉर्ड वेडरवन ने की थी। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता? तो बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता, बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता लॉर्ड वेडरवन ने की थी। दूसरी बार 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता लॉर्ड वेडरवन करते हैं। इलाहाबाद
इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता लॉर्ड वेडरवन करते हैं। तो ध्यान देंगे इस फैक्ट पे, यहाँ पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार करता है। तो लॉर्ड वेडरवन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कब कब, तो पहली बार 1889 में और दूसरी बार 1910 में। 1889 का जो अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था, और 1910 का जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ था। 1910 वाला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है। तो 1857 के विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है, कहाँ, बिहार के जगदीशपुर में। तो इस बारे में एक और फैक्ट ध्यान देते हैं कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका आंसर होगा बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह। ये एक 80 साल के बुजुर्ग थे जिन्होंने बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और यहाँ से पूछा जा रहा है कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है। तो बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का दमन किया था टेलर और विंसेंट आयर ने। 1857 की क्रांति का बिहार के जगदीशपुर में दमन जो करने का श्रेय दिया जाता है वो टेलर और विंसेंट आयर को दिया जाता है। यानी इन्होंने ही जगदीशपुर में क्रांति को नियंत्रित किया था या विफल किया था। कौन से 2 लोग हैं, फिर से ध्यान रखेंगे, अंग्रेज अधिकारी टेलर और विंसेंट आयर। अंग्रेज अधिकारी टेलर और विंसेंट आयर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है। तो विक्टोरिया झील जो है वो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया झील जो है वो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।